हेलो एस्पिरेंट्स, S2IS में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पॉलिटिक्स में या फिर पॉलिटी में जितने भी क्वेश्चंस आए थे प्रीलिम्स 2023 में, वो कहाँ से आए थे। ठीक है, प्रूफ के साथ। ठीक है, ये आपको जानने की ज़रूरत क्यों है कि जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो कहाँ से आए थे, क्योंकि यूपीएससी का जो पैटर्न है वो बहुत चेंज हो गया है इस साल से। ठीक है, तो आपके मन में सोर्सेज को लेके काफ़ी डाउट रहेंगे कि क्या मैं जो सोर्सेज पढ़ रहा हूँ वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी है या नहीं। ठीक है, और जब आपको अपने सोर्स को लेके श्योरिटी होती है कि ये वाला सोर्स जो मैं पढ़ रहा हूँ इससे मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, तो जितने भी नए मटेरियल मार्केट में आते हैं, चाहे वो टेलीग्राम से पीडीएफ हो या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अपने अपने मटेरियल हो, ठीक है, उन सबको आप इग्नोर कर सकते हो और एक ही मटेरियल को बार बार रिवाइज कर सकते हो। और इससे आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करना लगभग तय हो जाएगा जब आप एक ही मटेरियल को बार बार पढ़ रहे होगे विद द बिलीव कि ये मटेरियल सफिशिएंट है मेरे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज डिजाइनेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। किस एक्ट के द्वारा ये किया गया था? आंसर क्या है इसका? चार्टर एक्ट 1833। लक्ष्मीकांत का ये स्क्रीनशॉट है। ठीक है, यहाँ चार्टर एक्ट 1833 पहला जो फीचर है यहाँ पे ये बता रहा है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ दिया जा रहा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो इसका डायरेक्ट आंसर तो आपको लक्ष्मीकांत में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपकी समझ के ऊपर सवाल पूछा गया है। ठीक है, यहाँ आप लक्ष्मीकांत में देख सकते हो इस जगह पे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एटलीस्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ नहीं है, और इससे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, अगर आप लक्ष्मीकांत में ही आर्टिकल 21 पढ़ रहे होगे, ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिबेट है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ या फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडिया में फॉलो होना चाहिए। तो वहाँ से ये पता चल जाता है कि इन दोनों चीज़ों से इससे कुछ लेना देना नहीं है, और ये हमें अभी जो हमने स्क्रीनशॉट देखा यहाँ से पता चल जाता है। तो इसको भी अगर आप लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ के जाते हो तो इसका भी आंसर आप आसानी से दे पाओगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्रिजन के बारे में। ठीक है, और आपको पता है कि प्रिजन रिफॉर्म जो है, प्रिजन रिफॉर्म्स ये काफ़ी न्यूज़ में थी, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये स्टैटिक का क्वेश्चन तो है नहीं, मतलब है स्टैटिक का क्वेश्चन, बट इंस्पायर्ड कहाँ से हुआ है? इंस्पायर्ड हुआ है करंट अफेयर्स से। तो इसका आंसर जो है आप एटलीस्ट लक्ष्मीकांत से तो नहीं दे सकते, और आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल ले लीजिएगा, आप वहाँ से भी इसका आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसका आंसर हम लक्ष्मीकांत से नहीं दे सकते। अगले सवाल पे पढ़ते हैं। ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of the fundamental right। इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया फंडामेंटल राइट के बारे में, ठीक है, और इस जजमेंट के खिलाफ यानी कि अगेंस्ट जाके, ठीक है, इस जजमेंट को ओवरकम करने के लिए कोई कानून बनाया गया था, कोई लॉ बनाया गया था। वो किस अमेंडमेंट में बनाया गया था? तो एक्चुअली आप पाओगे कि ये फर्स्ट अमेंडमेंट भी इसी से जुड़ा था। 44th में कुछ हद तक चीज़ें ऐसी थी, 86 में कुछ नहीं था, बट 42nd में आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इससे पहले दूसरे वाले पेज पे सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया था, ठीक है, और उस जजमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, ये 42nd अमेंडमेंट पास हुआ था। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट क्यों पास हुआ था? क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, और उस जजमेंट को नेगेट करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए पार्लियामेंट ने ये 42nd अमेंडमेंट पास
किया था। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब भी हम यहाँ से दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। तो लक्ष्मीकांत में जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आप पढ़ने जाते हो तो ये पहला पेज है उसका, और यहाँ से आपको हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पता चल जाता है। तो इसी के बेसिस पे आप इसका आंसर दे सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन आप लक्ष्मीकांत से सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला गया, इफ़ द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ डिक्लेयर्ड वॉइड, यानी कि अगर प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ है उसको वॉइड कर दिया गया, उसको घोषित कर दिया गया कि ये जो इलेक्शन है इसमें कुछ ना कुछ फ्रॉड हुआ है और इस इलेक्शन को नहीं माना जाएगा, तो उन्होंने जो भी ड्यूटीज़ परफॉर्म की है अपने ऑफिस में, ठीक है, या फिर जो भी काम किया है, जो भी डिसीजंस लिए हैं, उनको इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका पेज यहाँ पे है। प्रेसिडेंट इज़ डिक्लेयर्ड, अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है बाय सुप्रीम कोर्ट, द एक्ट डन बाय हिम बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर नॉट इनवैलिडेटेड। ठीक है, नॉट इनवैलिडेटेड, तो इससे आप ये फर्स्ट स्टेटमेंट राइट मार्क कर सकते हो। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड, उसको पोस्टपोन्ड किया जा सकता है। ठीक है, ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिजॉल्व्ड एंड इलेक्शंस आर एट टू बी टेकन। इसका भी देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसको ना तो चैलेंज नहीं किया जा सकता है किसी भी ग्राउंड पे। अगर वैकेंसी भी है तो मान लीजिए कहीं वैकेंसी है, यानी कि कहीं की सीट खाली है, इसके अलावा भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया है तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इसका सेंस क्या बनता है, चैलेंज नहीं किया जा सकता है मतलब, यानी कि अगर कुछ सीटें खाली भी हैं तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराया जा सकता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर हम सेकेंड वाले स्टेटमेंट से दे सकते हैं कि अगर कोई चीज़ें कहाँ है, यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें डिजॉल्व भी हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज डिजॉल्व भी हैं, तब भी हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवा सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन कैन बी, इस टर्म का यूज किया है, कैन बी, कि हम पोस्टपोन कर सकते हैं, यानी कि अगर डिजॉल्व हो तो ऐसा नहीं बोला गया कि हम पोस्टपोन करेंगे ही, पोस्टपोन किया जा सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की बात की गई है, तो हो सकता है कि इस पर थोड़ा डाउट आपको आ जाए। ठीक है, अगले स्टेटमेंट की बात करते हैं। व्हेन अ बिल इज़ प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स टाइम लिमिट, यानी कि जब भी प्रेसिडेंट के पास कोई बिल जाता है तो उन पे टाइम लिमिट है कि आप इतने दिन में बिल को पास कर दोगे। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको भी। यहाँ पे डस नॉट प्रेस्क्राइब एनी टाइम लिमिट, यानी कि कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। इसके दूसरे पेज पे वही लाइन है जो क्वेश्चन में है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास जब बिल जाता है तो उन पे कोई भी टाइम लिमिट सेट नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर हम लक्ष्मीकांत से दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू फाइनेंशियल बिल एंड मनी बिल, ठीक है, यहाँ बोला गया है कि अगर फाइनेंशियल बिल है तो राज्यसभा फाइनेंशियल बिल को अमेंड कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर मनी बिल है, ठीक है, तो इट कैनॉट अमेंड और रिजेक्ट, राज्यसभा इसको अमेंड और रिजेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन रिकमेंडेशंस दे सकता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द, डिसएग्रीमेंट अगर हो गई तो देर इज़ नो जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ, यानी कि अगर मनी बिल है तो जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, अगर फाइनेंस बिल है तो जॉइंट सिटिंग होगी। ठीक है, अगर मनी बिल है तो जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, अगर फाइनेंस बिल है तो जॉइंट सिटिंग होगी। चेक कर लेते हैं कि ये सारे स्टेटमेंट लक्ष्मीकांत में है या नहीं। यहाँ पे दिया गया है फाइनेंशियल बिल के बारे में, इट कैन बी रिजेक्टेड और अमेंडेड बाई राज्यसभा, यानी कि पहला स्टेटमेंट हम यहाँ से आंसर कर पाएंगे। दूसरा कि मनी बिल अगर हो तो इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड और अमेंडेड, यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड, और उसको रिकमेंडेशंस इट कैन रिकमेंड, ठीक है, वो रिकमेंड कर सकती है, बट उसको राज्यसभा जो है वो रिकमेंड कर सकती है, बट रिजेक्ट या फिर अमेंड नहीं कर सकती। ठीक है, थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि
जॉइंट सिटिंग, यानी कि अगर फाइनेंस यहाँ नहीं लिखा गया है, अगर फाइनेंशियल बिल के केस में, ये स्क्रीनशॉट ही फाइनेंशियल बिल से लिया गया है, जॉइंट सिटिंग होती है और मनी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। ठीक है, मनी बिल का स्क्रीनशॉट लेना मैं भूल गया, बट वो भी साफ साफ दिया गया है कि मनी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, बैक टू द क्वेश्चन, ये भी हम लक्ष्मीकांत से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शेड्यूल्ड एरिया ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है एक एरिया को शेड्यूल्ड एरिया बनाने का, बोला गया है कि ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर से होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। चेक कर लेते हैं पहले स्टेटमेंट को ही। यहाँ पे जो डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया है ये कौन करते हैं? प्रेसिडेंट, साफ साफ दिया गया है लक्ष्मीकांत में। सेकेंड स्टेटमेंट को अभी इग्नोर करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट हैज़ टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको एक एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करनी होती है। वो यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपको ये याद हो कि ये चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं, ये गवर्नर होते हैं, गवर्नर को रिपोर्ट सबमिट करना होता है, और यूनियन होम मिनिस्टर को नहीं बल्कि प्रेसिडेंट को सबमिट करना होता है। ठीक है, तो अगर ये याद है तो भी आप कर सकते हैं, अगर ये याद है तो भी आप इसको कर सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ भी दो स्टेटमेंट हमें लक्ष्मीकांत से साफ साफ पता चल जाता है। ठीक है, बट जो थर्ड स्टेटमेंट है ये वाला, ये लक्ष्मीकांत में आपको नहीं मिलता। ठीक है, अगर मिलता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, पर मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट जो है ये लक्ष्मीकांत में नहीं है। ठीक है, चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ लक्ष्मीकांत में। डिक्लेरेशन तो हमने चेक कर लिया था कि डिक्लेयर कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं हम यहाँ गवर्नर। तो यहाँ इस लाइन में ये बताया गया कि गवर्नर की जो है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ही हैज़ टू सबमिट ए रिपोर्ट किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है, किसको सबमिट, कौन सबमिट करता है? गवर्नर। तो ये भी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का हम पूरा आंसर तो नहीं दे सकते, बट दो हमें पता चल गया कि एक सही है और एक गलत है, यानी कि यहाँ करेक्ट मार्क करना था हमें। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि एक सही है और दूसरे के बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लक्ष्मीकांत से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस भी एलिमिनेट करने लायक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह जो भी है, ये है एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो रिजर्वेशन होता है। ठीक है, तो रिजर्वेशन में क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। मान लीजिए कि किसी का 90% है और किसी का 70% है, तो रिजर्वेशन से इस 70% वाले को सीट मिल जाती है और 90 वाले को नहीं मिलती है। ठीक है, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन में जो एफिशिएंसी है, यानी कि काम करने का, ये बंदा तो इससे बेटर ही काम करेगा ना, तो क्या ये एफिशिएंसी कम होती है या नहीं, इन सब पे डिबेट चल रहा था। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का है, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो अगर आप करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे कर रहे थे तो आप इसको आंसर कर जाओगे। ठीक है, लक्ष्मीकांत से भी आप आंसर कर सकते हो, बट डायरेक्टली इन सब का मेंशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि ये तो करंट अफेयर्स है, तो इसको स्किप ही कर देते हैं। करंट अफेयर्स को स्टैटिक में काउंट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये होम गार्ड, ठीक है, ये पता नहीं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है या कहाँ का है, बट ये भी क्वेश्चन आप लक्ष्मीकांत से नहीं कर सकते, लक्ष्मीकांत से नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सो ये क्वेश्चन कहता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे इन केस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं लक्ष्मीकांत में है या नहीं। लक्ष्मीकांत में जब आप इमरजेंसी चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये आर्टिकल 355 देखिए, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में और इंटरनल डिस्टर्बेंस के केस में। तो ये पहला ऑप्शन तो हम यहाँ से आंसर कर सकते हैं। दूसरा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू ए पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि अगर एक आदमी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट किया गया है तो उनको कोई भी हम लीगल काउंसिल नहीं देंगे, यानी कि वकील वगैरह का फैसिलिटी नहीं देंगे। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं ये सही है या नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब एक आदमी को आप अरेस्ट करते हो तो उसके पास जो राइट्स होते हैं, जैसे लीगल प्रैक्टिशनर का राइट होता है, ये सब यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि
विल बी नॉट अवेलेबल, जो भी ऊपर दिया गया है राइट, वो अवेलेबल कब नहीं होगा, जब आप एक एनिमी एलियन हो, यानी कि जैसे आप पाकिस्तान के सिटीजन हो गए, ठीक है। और दूसरा, जब आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट किया गया, यानी कि ये इस ऑप्शन को भी हम लक्ष्मीकांत से डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, टेररिज्म एक्ट का, हाँ ये टेररिज्म एक्ट है, ठीक है, जो टेररिज्म वगैरह से डील करता है। इसमें दिया गया है कॉन्फेशन ऑफ द एक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। तो ये एविडेंस की बात हो रही है, और एविडेंस की जो डिटेलिंग है वो टेररिज्म एक्ट में होगी या एविडेंस एक्ट में होगी। तो ये थर्ड तो कॉमन सेंस का सवाल था कि ये जो एविडेंस है, ठीक है, किसी चीज़ को एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है या उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ये टेररिज्म एक्ट में नहीं बल्कि एविडेंस एक्ट में आपको मिलेगा। तो ये तो आप कॉमन सेंस के बेसिस पे आंसर दे सकते हो इसका, ठीक है। और बाकी दोनों स्टेटमेंट आप लक्ष्मीकांत से साफ साफ आंसर कर सकते, यानी कि लक्ष्मीकांत पढ़ के जाने के बाद आप ये भी आंसर अटेम्प्ट कर पाते। आगे देखते हैं। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उनमें उनको वोट देने की इजाज़त होती है या फिर उनकी वोटिंग होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और ये दिया गया है कि हायर द नंबर ऑफ इलेक्टेटिव असेंबली सीट्स, यानी कि एक स्टेट है, मान लीजिए कि इसमें 4 सीट है और एक स्टेट है इसमें 5 सीट है, तो बोला गया है जो मेंबर का वोट होगा जो एमपी का वोट होगा वो इस स्टेट में उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, नहीं सॉरी, इस स्टेट में वैल्यू ज़्यादा होगा और इस स्टेट में वैल्यू कम होगा, यानी कि जितना ज़्यादा आपका सीट होगा उतना ही ज़्यादा वोट का वैल्यू होगा। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, और ये दोनों ही स्टेटमेंट आप लक्ष्मीकांत से आंसर कर सकते हैं। बट इसके बाद के दोनों स्टेटमेंट ये बहुत स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जो आप मेरे ख्याल से किसी भी किताब में नहीं पढ़ते, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर आप लक्ष्मीकांत से नहीं दे सकते। ये चेक कर लीजिए कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है, और जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स होता है, टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स है वो यहाँ पे होता है नीचे, ठीक है। तो नीचे का वैल्यू जब बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू एमएलए का वोट का जो वैल्यू होगा वो घटता है, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर नीचे होती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 10 है और यहाँ पे 2 है, तो अभी आंसर क्या है 5। लेकिन अगर ये 10 है और मैं नीचे वाला वैल्यू बढ़ा दूँ तो ये 5 हो गया, अब ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई 2। यानी कि जब हम नीचे वाले वैल्यू को बढ़ाते हैं तो ओवरऑल वैल्यू हमेशा घटता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ से आप ये भी स्टेटमेंट लक्ष्मीकांत से सॉल्व कर सकते हैं। बट इसके अलावा बाकी दोनों स्टेटमेंट आप सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम बात कर लेते हैं, सॉरी, अब हम बात कर लेते हैं लर्निंग्स की, ठीक है, कि जो भी हमने एनालाइज किया उससे क्या लर्निंग मिलती है। एक बात तो फिक्स है कि 80 to 85% ऑफ द क्वेश्चन आप लक्ष्मीकांत को पढ़ने के बाद आंसर कर सकते हो, ठीक है। 80 to 85% ऑफ द क्वेश्चन लक्ष्मीकांत को पढ़ने के बाद आप आंसर कर सकते हो, जो भी स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, नॉट करंट अफेयर्स वन। और कुछ क्वेश्चन में किसी में 2 और किसी में 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिसको आप लक्ष्मीकांत पढ़ के कर सकते हो, बट 1-2 ऑप्शन आप नहीं कर सकते। तो प्रीवियस ईयर्स में क्या होता था कि आपको 2 ऑप्शन भी अगर पता है तो आप एलिमिनेशन के थ्रू उसको कर ले जाते थे, बट इस साल ये चीज़ नहीं कर पाए, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई 80 to 85% क्वेश्चंस लक्ष्मीकांत को पढ़ के कर सकता है तो क्या लक्ष्मीकांत के अलावा उसको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत है या लक्ष्मीकांत ही एनफ है। तो ये पता लगाने के लिए कि कोई बुक आपके लिए एनफ है या नहीं, आपको पहले अपने एग्ज़ाम का कट ऑफ देखना चाहिए। तो हमारे एग्ज़ाम का, यूपीएससी एग्ज़ाम का जो कट ऑफ जाता है वो जाता है 47 to 50% मान लेते हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जाता है तो 55% जाता है या फिर 60 चला जाता है कभी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 47 to 60% तक कट ऑफ जाता है। यानी कि कोई भी एक ऐसा सोर्स
जो कि 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चन को करेक्टली आंसर करने में मदद करे। ठीक है, वो सोर्स आपके लिए इनफ है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप किसी सोर्स को पढ़ के 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो आपको और कोई भी सोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने हर साल टॉपर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि उन्होंने लक्ष्मीकांत को 10 टाइम्स रिवाइज़ किया या फिर 20 टाइम रिवाइज़ किया। क्यों किया? क्योंकि उन्हें इस किताब पे भरोसा था। इसके अलावा उन्होंने बाकी सोर्सेज़ के बारे में नहीं सोचा। जितने भी मटेरियल के नए नए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नए नए मटेरियल आते हैं, वो उनके पीछे भागने नहीं लगे। ठीक है, तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि अगर आप लक्ष्मीकांत से 80 to 85% क्वेश्चन कर पाते हो, तो आपको लक्ष्मीकांत के अलावा किसी और सोर्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ो और इसको 10 to 20 टाइम रिवाइज़ करो। ठीक है, 10 टाइम्स ना हो सके तो 5 टाइम्स करो, अपने लिमिट के हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से। ठीक है, और साथ में करंट अफेयर्स करो। इतना आपके लिए काफ़ी है कि आप पॉलिटी के 80 to 90% क्वेश्चंस कर पाए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी सब्जेक्ट की भी एनालिसिस करेंगे कि उसके क्वेश्चन जो है कहाँ से आते हैं और कौन सा ऐसा सोर्स है जिससे हम 80 to 85% और एटलीस्ट 75% क्वेश्चन भी करेक्ट कर पाएँ। ठीक है।